इट्स 19th of December टुडे और आज ऐसा लग रहा है कि ठंड का पहला दिन है. What a good time to start this vlog. Today's vlog, because I told you that there'll be less going to the court days now. I mean proper court days नहीं होंगे, so we'll be shooting less maybe there. अभी फ़िलहाल के लिए आज हम चलेंगे ऑफिस एंड वी आर गोइंग टू लर्न ड्राफ्टिंग ऑफ एन एग्जीक्यूशन पिटिशन. तो स्टे ट्यून्ड इन दिस व्लॉग. यहीं पे मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी. बिफोर दैट आई नीड टू वाटर दीज ब्यूटीफुल प्लांट्स. इतना ज़्यादा पानी ऑलरेडी है ना यार आज, मतलब ओ माई गॉड, दिस इज़ ऑल ओस मिस्ट जो कि कल रात पड़ी होगी. एंड नाउ आई हैव टू टेक बेटर केयर ऑफ दीज ब्यूटीज़, अदरवाइज़ ये ख़राब होने का डर है क्योंकि ठंड बहुत आ गई है. एनीवे मुझे जाना पड़ेगा अभी ऑफिस. पड़ेगा नहीं अभी मैं जा रही हूँ ऑफिस. वहीं पे जाके आपसे मिलती हूँ मैं दोबारा. आज का दिन मैंने खुद ने ही थोड़ा गलत प्लान कर लिया. मुझे लगा था कि आज कहीं नहीं जाना, बट आज हाई कोर्ट आना था. उससे पहले एक रोहिणी का भी काम था, बट वो सब हो गया है. नाउ हाई कोर्ट का भी हो गया. मैं यहाँ पे आई थी कैश ब्रांच, तो मुझे पता चला ये भी नए वाले ब्लॉक में, एस ब्लॉक में शिफ्ट हो गई है. ये एस ब्लॉक वही है जो अभी भी नया हाई कोर्ट में बना है. बहुत सारे लोगों ने इसका इनॉग्रेशन और सब कुछ, वहाँ पे स्पीचेस जो हुए थे, सब कुछ देखा होगा. तो अभी चलती हूँ मैं वही नए एरिया में. यहाँ पे रह के तो कोई फ़ायदा नहीं है. यहाँ पे कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली हो चुका है. इस वाले ब्लॉक का जो थर्ड फ्लोर में कैश ब्रांच हुआ करती थी, देयर इज़ नथिंग इन हियर. ऑल्दो ये सब कुछ खाली है, बट फिर भी मैं आपको इतना ज़्यादा दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे लोग काम करते हैं. थोड़े सेफ्टी इश्यूज़ भी हो सकते हैं. लेकिन आपको बताने के लिए कि क्या हुआ है, जिसको आना हो यहाँ पे कभी कुछ पता करने, तो प्लीज़ यहाँ मत आना. एस ब्लॉक ही जाना, एस ब्लॉक ग्राउंड फ्लोर ही जाना. देखते हैं वहाँ पे जाके. मैंने तो कभी एस ब्लॉक देखा भी नहीं है. उधर जाके देखते हैं हाई कोर्ट का एस ब्लॉक कैसा है. सो हाई कोर्ट एस ब्लॉक का काम कंप्लीट हो गया था, बट देन देयर वाज समथिंग एल्स ड्यू टू विच आई हैड टू वेट. लंच टाइम हो गया था. लंच टाइम में कोई काम तो होगा नहीं, तो मुझे टाइम पास करने के लिए जाना पड़ा एक बुक शॉप में. टाइम पास करते करते आई फाउंड दिस अमेजिंग बुक विच वी फाइनली बॉट. ये लेने के बाद आपको पता है मैंने इसे एक दिन में पूरा ख़त्म भी कर लिया था. इतने अच्छे से इसमें पर्सनल अकाउंट दे रखा है. और वैसे मुझे फिर से याद आ गया कि जस्टिस HR खन्ना को कितना थैंक यू बोलना हमेशा बनता है. ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना. ऐसे अच्छे जजेस होते हैं जो बहुत कुछ कर जाते हैं कंट्री के लिए. और अगर आप लोग भी जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, जजेस बनना चाहते हो, तो अनअकैडमी ने अपना 27 दिसंबर से ये नया बैच लॉन्च करना है. आप इसका पार्ट बनो. कुछ चीज़ नई नई होती है तो अच्छे से आप उसको ज्वाइन कर पाते हो. मैं एक बार बता देती हूँ कि कैसे आपको इसको परचेज़ करना है, तरीका क्या है, क्योंकि काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स थी. बाकी अगर आप एस्पिरेंट नहीं हो तो आप इस 90 सेकेंड के पार्ट को स्किप भी कर सकते हो. सो जैसे ही आपने अपने फ़ोन या अपने लैपटॉप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ लिंक को क्लिक करोगे, उसको ओपन करोगे, आपको ये आप इस स्क्रीन पर आ जाओगे. यानी कि आपको ऑलरेडी 10% डिस्काउंट्स लगे हुए मिल जाएंगे. सो आइकॉनिक, प्लस और लाइट 3 तरह के सब्सक्रिप्शन ऑप्शन हैं आप पे. इसमें अगर मैं आइकॉनिक की बात करती हूँ, यहाँ पे टेस्ट सीरीज़, प्रैक्टिस सेशन, एजुकेटर्स सब अच्छे आपको लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी. और इसमें एक बहुत अच्छा फीचर होता है 1-on-1 लाइव मेंटोरशिप. यानी कि आप उनसे लाइव क्वेश्चंस पूछ सकते हो जो आपके मेंटोर्स हैं. साथ में आप उनके साथ कुछ प्राइवेट ऐसे सेशंस भी होल्ड कर सकते हो जिसमें आप अपने करियर से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक डाउट्स पूछो जो आप नहीं चाहते कि आपके एजुकेटर के अलावा और किसी को पता चले. प्राइजेस आपके पास यहाँ है ही. और अगर आप वीलॉगिश सब्सक्राइबर हो तो आपको ऑलरेडी 10% डिस्काउंट हो के मिल जाएगा. फिर ऐसे ये प्लस के सारे फीचर्स और ये लाइट के सारे फीचर्स आपको मिलेंगे. आप ट्राई करना चाहते हो शुरू में, मैं हमेशा कहती हूँ थोड़े कम टाइम का सब्सक्रिप्शन ट्राई करो. मे बी 3 मंथ्स का ट्राई करो. जैसे ये देखो, ये टोटल मेरी 6 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट है. ये वाली कॉस्ट में आपको वीलॉगिश ऑलरेडी लगा हुआ मिल रहा है. आपको 5059 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है. इसमें आप किसी भी मोड से पे कर सकते हो. और पूरे में ना नो कॉस्ट EMI है. मतलब आप इसे चूज़ कर सकते हो कि आप पार्ट्स में पे करोगे और साथ में आप इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दोगे. सो गो टू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और ये बैच के लिए आप एनरोल करो अगर शुरू से स्टार्ट करना चाहते हो. हम लोग चलते हैं एक बार ऑथर के पास. था ना कि मैं ये बुक परचेज़ करी थी. तो बुक परचेज़ करते ही, क्योंकि अब मुझे अच्छी लगी थी, मुझे लगा था पढ़ना है, तो करते ही ऑथर की भी याद आई. तो मुझे लगा एक बार पहले ऑथर के पास चलते हैं. तो मैंने ऑथर से मिल के इसको ऑटोग्राफ करवा लिया है, साइन करवा लिया है. यही तो चीज़ होती है ना जो हम कहते हैं कि रेमिनिसिंग द गुड टाइम्स. तो ये मैंने करवा लिया. बहुत अच्छे से उन्होंने कर दिया. आई एम वेरी वेरी हैप्पी. अब चलेंगे शायद ऑफिस. एग्जीक्यूशन पिटिशन के बारे में मैंने अभी तक बात नहीं की है. बाय द वे ये ना सेकंड टेक है क्योंकि पिछला वाला बहुत ख़राब हो गया था.
मैं बोल रही थी एग्जीक्यूशन पिटिशन की भी बात नहीं करिए, बट इस ब्लॉग को एंड नहीं करेंगे उसके बारे में डिस्कस करने से पहले, बिकॉज आई प्रॉमिस्ड यू पीपल दैट आई डिस्कस दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट आज सुबह से बड़ा अच्छा सा काम हो चुका है। एक कंज्यूमर केस की ड्राफ्टिंग थी, वो कंप्लीट हो गई है, वो फाइल हो जाएगा। आई होप छुट्टियों से पहले हो जाएगा, इससे पहले कि डिस्ट्रिक्ट फोरम्स वेकेशन के लिए जाएं। और ये एक लीगल नोटिस भी था। टुडे इट वाज सिंपलर। लीगल नोटिस हमेशा बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं, कभी कभी वो बहुत जल्दी से भी बन जाते हैं और उस दिन बहुत अच्छा लगता है। आज वैसे ही एक दिन है। नाउ व्हाट आई डू इज आई विल ईट सम लंच एंड आई विल गेट बैक टू यू। सो मैंने आप सबको कहा था कि मैं आपको एग्जीक्यूशन पिटिशन दिखाऊंगी कैसे होती है। अब ये जो सीपीसी है ना, इसके अंदर ये एग्जीक्यूशन पिटिशन फाइल होती है। इसके अंदर का मेरा मतलब है कि सीपीसी में प्रोविजन दिए हुए हैं एग्जीक्यूट कराने के किसी भी सिविल केस में आई हुई जजमेंट को। और वो जो रेलेवेंट ऑर्डर है वो ऑर्डर 21 है, प्रॉबेबली द लॉन्गेस्ट ऑर्डर। और जब हम उसे लॉ स्कूल में भी पढ़ा करते थे तो मतलब मुझे तो वैसे पर्सनली बहुत बड़ा लगता था, बाकी मुझे पता नहीं आप सबका क्या था, बट मुझे बहुत बड़ा लगता था वो। तो उसमें पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूशन का, एग्जीक्यूशन के सारे मोड्स जैसे कि सेल, अटैचमेंट और भी बहुत सारे मोड्स सब उसमें दिए होते थे। डिक्रीज और ऑर्डर्स को इन शॉर्ट कैसे पूरी तरह से आप एग्जीक्यूट करा सकते हो, वो सब कुछ आपको ऑर्डर 21 में मिल जाएगा। तो क्योंकि अभी मैं घर पे हूँ तो मेरी ये वही वाली बैरेक्ट है जो मैं कॉलेज में यूज़ करती थी। तो आप देख सकते हो कि ये ऑर्डर 21 को याद रखने के लिए, इसके रूल्स को मेमोराइज करने के लिए थोड़ा बहुत भी जितना ज़रूरी होता है, कितनी सारी अंडरलाइनिंग और क्या क्या हुआ है, और नोट्स भी बहुत सारे बने थे। मुझे याद है ऑर्डर 21 के ही सबसे ज़्यादा नोट्स थे। तो आज बस इसी ऑर्डर 21 को, मतलब हम कितना आगे आ जाते हैं ना, हम सोचते हैं कि इसको पता नहीं कहाँ यूज़ आता होगा, इतने सारे हम रूल्स तो पढ़ रहे हैं, बट इसी को हम यूज़ करके अब पिटिशन्स ड्राफ्ट करते हैं। दैट्स व्हाट, अगर आप लॉ स्टूडेंट्स हो तो आप भी वो करोगे बहुत जल्दी फ्यूचर में, और अगर लॉयर्स हो तो आई थिंक ऑलरेडी कर ही रहे होगे। शायद यहाँ पे थोड़े से कुछ असिस्टेंस के लिए आप आए हों। जैसे देखो, जैसे रूल 24 है, प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन। इट सेज व्हेन द प्रीलिमिनरी मेजर्स इफ एनी रिक्वायर्ड बाय द फोरगोइंग रूल्स हैव बीन टेकन, court shall, unless it sees cause to the contrary, issue process for execution of the decree। मतलब कोर्ट को यहाँ पे एक तरह से मैंडेट है कि आपने करना है, अनलेस कुछ और बात है सामने, पहले के कोई प्रीलिमिनरी मेजर्स लिए नहीं गए हैं, तो यहाँ से प्रोसेस शुरू हो जाता है। फिर कोर्ट एग्जीक्यूशन को स्टे भी कर सकता है। अब ये देखो ऐसे ऐसे ना मोड्स दिए हुए हैं ऑर्डर 21 में एग्जीक्यूशन के, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अब बेसिकली एग्जीक्यूशन होता क्या है ना, ये बस एक सिंपल सी बात होती है कि आपके फेवर में कोई जजमेंट आ चुकी है, आपके फेवर में कोई कोर्ट रूल कर चुका है, बट उसका बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है। जैसे कि किसी कोर्ट ने कह दिया आपके फेवर में कि ये प्रॉपर्टी आपकी हो गई है अब, और इस पर इंजंक्शन मिल गया है कि दूसरी पार्टी जो इसे ओन करने की कोशिश करी थी या जो इसे ऑक्यूपाई करी थी वो यहाँ से हट जाए, बट वो फिर भी नहीं हट रहे हैं, तो उस जजमेंट को आपको डेफिनेटली एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। और वही सब के मोड्स आपको ऑर्डर 21 देता है। और जैसे कि अभी जो मैं आपको सैंपल दिखाने वाली हूँ ना, ये वाला, ये एक ऐसे केस का है जहाँ पे हमें डिक्री मिल गई है मनी को रियलाइज करने के लिए। तो पैसा हमारे फेवर में ऑर्डर हो चुका है, बट वो पैसा लेने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि सामने से आके सेकेंड पार्टी जो ये रिस्पॉन्डेंट है, जो जजमेंट डेटर है, ये हमें पैसा नहीं दे रही है। तो डिक्री होल्डर को कोई स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे ना, इसलिए डिक्री होल्डर क्या करेगा, जिस कोर्ट में जुरिस्डिक्शन बनता होगा वहाँ पर जाके एग्जीक्यूशन पिटिशन फाइल करेगा। यहाँ पर इन लिखा था, मैंने बहुत सारी चीज़ें हाइड की हैं जस्ट टू मेक श्योर कि किसी की आइडेंटिटीज रिवील ना हो। तो यहाँ पर जो CSSCJ है, मतलब सीनियर सिविल जज, ये सब वो होता है सिविल सूट फॉर सीनियर सिविल जज, यहाँ पर उसका नंबर लिखा था केस का। तो इसी तरह से आपको लिखना है, क्योंकि एग्जीक्यूशन पिटिशन आप कौन से केस में फाइल कर रहे हो वो आपको यहाँ पे सिंपली बताना है। ये पुलिस स्टेशन और ये सब तो पता ही है। डिक्री होल्डर जिसके फेवर में डिक्री आई है, यानी कि हम, और जजमेंट डेटर मतलब जिसको कोई डेट देना है, एक तरह से कोर्ट का डेट या डिक्री होल्डर का डेट उस पे है, उसको वो चुकाना होगा अब। सो फर्स्ट कम्स एन इंडेक्स। ये तो किसी भी चीज़ में सबसे पहले इंडेक्स ही आता है, और यहाँ भी यही आएगा। इंडेक्स देख के आपको पता लग जाएगा कि कंटेंट्स क्या क्या होने चाहिए। इसमें एक चीज़ मिसिंग है, मैं पहले ही बता दूं, एक लिस्ट अटैच करते हैं प्रॉपर्टीज़ की, वो भी आपको करनी होगी। वो सबके केस में अलग अलग होती है, जैसे कि आप कौन सी प्रॉपर्टीज़ को फॉर एग्जांपल बेच के अपना पैसा रियलाइज़ करवाना चाहते हो। जैसे कि जजमेंट डेटर के पास मान लो कोई कार है, कोई घर में AC है, कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, मतलब AC फ्रिज तो छोटे छोटे पैसे के लिए आ जाता है, तो ये सब बेच के, ये सब सेल करके आप उस अमाउंट को रियलाइज़ करवा सकते हो। तो उसके लिए एक लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स यहाँ पे लग जाते हैं। इंडेक्स में एक और चीज़ आ जाती है, और प्रोसेस फी का भी एक कॉलम बहुत लोग यहाँ पे बनाते हैं। बाकी इसके अलावा ये सब चीज़ें तो हैं ही जो मैंने आपको दिखा दी।
नेक्स्ट कम्स मेमो ऑफ पार्टीज। यहाँ पर हमेशा पार्टीज का जैसे कि फादर्स नेम या मदर्स नेम जो भी वो यूज़ करते हो, साथ में रेजिडेंशियल एड्रेस, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर आती हैं। सिग्नेचर्स हमेशा आएंगे यहाँ पर। फिर आप यहाँ पे काउंसिल का नाम, उनकी डिटेल्स ये सब लिखोगे। हमेशा आप इसे साइन करके स्टैम्प करके देते हो। यहाँ पे डिक्री होल्डर के साइन होने चाहिए, अदरवाइज ये कंप्लीट पिटिशन नहीं मानी जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है पिटिशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पिटिशन में आप हेडिंग देते हो, इतनी सिंपल सी दे सकते हो। और अगर आप किसी पर्टिकुलर रूल के अंदर है तो आप यहाँ पे वो रूल लिख सकते हो। अगर आपकी एक से ज़्यादा रूल के अंदर है तो आप रूल को लिखना ऑमिट भी कर सकते हो, बट आपको फॉर श्योर पता होना चाहिए कि आपकी कौन से रूल के अंदर आप ये एग्जीक्यूशन पिटिशन लगा रहे हो। तो अब ये सूट का नंबर, नेम ऑफ पार्टीज, ये सब आ जाता है यहाँ पे। वो कौन सा डिक्री ऑर्डर है, कौन सी डेट का है जिसको आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, मतलब किस डेट को पैसा आपके फेवर में ऑर्डर हुआ था, क्या आपने उसके अगेंस्ट कोई अपील फाइल करी है, आप लिखोगे नो। अब आप देख रहे हो ना, ये ऐसे इसी तरह से कॉलम्स में फाइल होती है एग्जीक्यूशन पिटिशन, क्योंकि कोर्ट को ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपसे जाननी होती है, और वो ये जान के बस आपके फेवर में ऑर्डर कर देते हैं कि आपको इतना पैसा मिलना चाहिए, जाके उनकी प्रॉपर्टी बेच दो या फिर उनका घर अक्वायर कर लो ताकि वो सेल ऑफ करा जा सके। तो पेमेंट कोई मिली है, नहीं मिली है। कोई एप्लीकेशन पहले लगाई थी एग्जीक्यूशन की, नहीं लगाई थी। अमाउंट कितना है, अमाउंट को आपको बिल्कुल फिगर्स में भी और नंबर्स में भी एकदम एग्जैक्ट लिखना है। उसके साथ में प्लस करके आपको कोई इंटरेस्ट अवार्ड हुआ है तो वो भी लिखना है कि 6%, 12% जितना भी आपको इंटरेस्ट मिला है वो लिखना है। और उसे भी कैलकुलेट करके कि 6% अगर आपका फॉर एग्जांपल 2,55,640 रुपीज़ बन रहा है तो वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। कोर्ट को एग्जैक्ट अमाउंट चाहिए कि आपको कितना पैसा अवार्ड हुआ है। कॉस्ट वो होती है जो आपने मतलब सूट में जो फ़ी दी होती है, अगर वो अलाउ किया है या उसके अलावा भी कुछ किया है, किसके अगेंस्ट किया है उसका नाम लिख दो। उसके बाद जैसे क्या क्या चाहिए, तो हमारे केस में हमें बताया कि दिस पर्सन इज़ वर्किंग समवेयर, तो हम उसकी सैलरी अटैच करवा सकते हैं, जितने भी महीनों की लगे उतने महीनों की सैलरी अटैच करवा के हमें दे दी जाए। बाकी उसके होम अप्लायंसेस, उसका हमने घर का एड्रेस दे दिया था, वो सब मिल जाए। फिर बस यहाँ पे डिक्री होल्डर, यहाँ पे एक छोटा सा वेरिफिकेशन और फिर से डिक्री होल्डर के साइन, फिर से एडवोकेट्स का नाम और यहाँ पे एडवोकेट के साइन, स्टैम्प प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड होना चाहिए। फिर नेक्स्ट चीज़ ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी, एक एफिडेविट जो होना बहुत ज़रूरी है। एफिडेविट नहीं होगा तो अगेन मैं हमेशा बोलती हूँ छोटी सी गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है। इसको प्रॉपरली अटेस्ट करवाना है, ये अटेस्टेड नहीं है अभी, तो आपको नोटरी पब्लिक पे जाके इसे नोटराइज करवाना है, इसको अटेस्ट कराना है। मतलब सब कुछ इसमें प्रॉपर होना चाहिए। यहाँ पे एडवोकेट का वेरिफिकेशन होना चाहिए, जैसे वो कराते हैं आप सिंपली वहाँ पे जाओगे आपको मिल जाएगा। दिल्ली में तो आपको कितना मतलब 20 रुपीज़ लेंगे वो आपसे और आपका ये वाला काम हो जाएगा। इसके लिए आपको पार्टी को आसपास होना ज़रूरी है मुझे कहते हैं थोड़ी सी ऐसी भी आ रही है, बिकॉज दोज आर लॉयर्स नो हाउ इट्स डन एक्चुअली, बट फिर भी मैं रूल के लिए कहूँगी कि पार्टीज़ का एफिडेविट का अटेस्ट होने के लिए आपके साथ होना ज़रूरी है। जिस पार्टी के मतलब जिस डेपोनेंट के साइन हो रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वो डिपोज कर रहे हैं तो उसको यहाँ पर डेपोनेंट कहते हैं। यहाँ पे हम उसे डिक्री होल्डर नहीं लिखेंगे। बस यही होती है छोटी सी एग्जीक्यूशन पिटिशन। ये मतलब एक तरह से मैंने एक सैम्पल दिया आपको, तो ये ना मैंने आपको एक्चुअली एक सैम्पल ही दिया है। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके की एग्जीक्यूशन पिटिशन होती है। आपको पता है ना, हर तरह की डिक्री आ सकती है। हाँ, तो आपको पता है ना कि हर तरह की डिक्री आ सकती है, बहुत तरह की जजमेंट आ सकती है, तो इसलिए बहुत तरह की एग्जीक्यूशन पिटिशन आ सकती है। जरूर थोड़ा हर किसी में मोड, सेल या अटैचमेंट ही हो। तो ऑर्डर 21 को मुझे लगता है ये वीडियो देख रहे हो तो एक बार अच्छे से पढ़ो। अगर आपने सीपीसी नहीं भी पढ़ा है ना आज तक, तो भी मुझे लगता है एक बार ये वीडियो देखने के बाद ऑर्डर 21 को पूरा रीड कर लो सीपीसी के। आपको पता लग जाएगा, आपको मतलब मेरी बातों में सेंस लगने लगेगा कहीं ना कहीं। और जब भी आप उसको बाद में फिर पढ़ोगे अपने लॉ स्कूल में या कैसे भी, तो आपको बहुत मतलब सेंस वाली बातें लगेंगी, मेरी भी और ऑर्डर 21 की भी, और आपको समझना भी इजी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप उसे बिना सीपीसी को पूरा पढ़े आप उसे जरा सा भी समझ नहीं सकते। मैं आपकी बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए कह रही हूँ। तो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। मैंने बोला था कि इस व्लॉग में आपको एग्जीक्यूशन पिटिशन की ड्राफ्टिंग भी दिखाऊंगी। आई होप आपको कुछ ना कुछ अच्छा लगा हो यहाँ पर। और हाँ, मैं ड्राफ्टिंग दिखाती हूँ। ड्राफ्टिंग बहुत, मैं कुछ बेसिक सी एप्लीकेशन निकाल लेती हूँ आपके लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें और एडिशंस नहीं हो सकते या उसमें सब कुछ परफेक्ट होगा। आपके केस में कुछ चीज़ें बहुत अलग भी हो सकती हैं। विद दिस आई विल सी यू अगेन with an amazing new video on a new concept. Bye for now.